हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग टोटल 101 शिफ्ट का भी आप लोगों का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन, जिससे आपको पता पड़े इस बार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोग देखोगे 25 में से 25 क्वेश्चन अगर आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, अगर आप लोगों ने अच्छे से सिलेबस पूरा कर रखा है। कोई ऐसा कुछ नहीं है और बहुत मजा आएगा। कुछ क्वेश्चन काफी बढ़िया भी है ना, काफी चीजें आपको है ना, नई चीजें सीखने को मिलेगी। आ जाओ दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी क्लास के बाद में। और दोस्तों 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए, 27 के सभी एग्जाम्स के लिए नया बैच शुरू हो चुका है, बिल्कुल लाइव बैच है। जुड़िए, तैयारी करिए बेहतरीन। एक बार आपको सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। आप लोगों के लिए मैंने ऑफर भी शुरू कर दिया है, पूरे 200 रुपए का ऑफ है, ठीक है। तो कोड है इंडिया 200, पूरे 200 रुपए का ऑफ है, 25 फरवरी तक रहेगा। तो प्ले स्टोर पे जाओगे, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करोगे, इसके पेड कोर्स में जाओगे, यहां पर मिलेगा निर्माण बैच, ठीक है। यहां पर आप लोगों के डेमो भी अवेलेबल है, सिलेबस क्या क्या है आप लोगों का नया, वो भी मैंने पूरा डिस्कस कर रखा है। और जैसे ही आप लोग बाय नाउ करोगे है ना, कूपन कोड वहां पर आ जाएगा, लगाओगे 200 रुपए का ऑफ आ जाएगा और क्लास आपकी शुरू हो जाएगी पेमेंट करते ही। चलिए स्टार्ट करें। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए, बताओ जब किसी छपे हुए अक्षर के ऊपर एक मोटी कांच की स्लैब या कांच की एक पट्टी रखते हो तो अक्षर आप लोगों को उभरे हुए ऊपर उठे हुए नजर आते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए दोस्तों, आप ये मान लीजिए कुछ लिखा हुआ था, इसके ऊपर मैंने कांच की एक पट्टी रख दी। तो देखो दोस्तों, क्या ये वाले अक्षर थोड़े उभरे हुए, थोड़े उठे हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये वाले अक्षर थोड़े उभरे हुए यानी उठे हुए नजर आते हैं क्या? इसके पीछे कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्विमिंग पूल का जो तल होता है वो आपको ऊपर उठा हुआ नजर आता है, इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे भी प्रकाश का अपवर्तन है। या आप लोगों को बोला जाए कि पानी में है ना, आपने एक नींबू रख दिया, उस नींबू का साइज आप लोगों को क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा, इसके पीछे क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। या पूछ लिया जाए कि दोस्तों आपने पानी में एक पेंसिल रख दी, वो थोड़ी आप लोगों को मुड़ी हुई या टूटी हुई नजर आएगी, इसके पीछे कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन कर लेते क्या आपकी शिफ्ट में आता? तो बिल्कुल सर कर लेते। चलो बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए दोस्तों, क्या विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है क्या? हां, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर कितना है, इसको मापने के लिए हम लोग किस मात्रक का इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट का। बिल्कुल। क्या न्यूटन का थोड़ी करते हो? नहीं, किसका करते हो? वोल्ट का। बहुत बढ़िया दोस्तों, वोल्ट क्या न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है क्या? बोलो नहीं। देखिए दोस्तों, जूल पर कूलम्ब को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। तो जो 1 वोल्ट है वो किसके बराबर होगा? 1 जूल पर कूलम्ब के, ना कि 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब के। दोस्तों ये बात गलत है, मुझे तो केवल पहला कथन ही सही लग रहा है। तो केवल कथन एक सही है, एग्जाम में कर लोगे क्या? कोई समस्या तो नहीं आएगी? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए दोस्तों। एक कुंडली है, एक कॉइल है ना, जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 44 ओम यानी 44 ओम, ठीक है। तो कुंडली बोल दो या कोई भी उपकरण मान लो, है ना, इसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध दिया हुआ है 44 ओम। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो इसमें से करंट फ्लो हो तो इसके लिए आप लोगों को किसी सोर्स से जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो बैटरी भी हो सकती है या कुछ सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी से करंट निकलेगी, इसमें जाएगी और फिर वापस बैटरी में आएगी। बैटरी दोस्तों कितने वोल्ट की है? 220 वोल्ट की है। तो आप लोगों से पूछा गया है ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, कितनी शक्ति की खपत करेगा। तो देखिए दोस्तों, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V × I। तो इसको कितने वोल्ट से जोड़ा? 220 वोल्ट से जोड़ा। इसमें कितनी करंट गुजर रही है अगर आप लोगों को पता हो तो पावर का मान निकल जाएगा, लेकिन इसमें से कितनी करंट निकल रही है ये हमको नहीं पता, मतलब I का मान नहीं पता। तो देखिए दोस्तों, V बराबर होता है I × R। क्या मैं I को V/R लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। तो इसको यहां पर जब लेके आओगे क्या हो जाएगा? V × I की जगह मैंने लिख दिया V/R, यानी एक नया फॉर्मूला आ गया V²/R। तो दोस्तों इसको कितना वोल्टेज आपने दिया था? 220, तो 220 का स्क्वायर कर लो। इसका रेजिस्टेंस यानी इसका प्रतिरोध कितना है? 44 है, तो इससे भाग लगा दो। कोई परेशानी? दोस्तों ये 44 कटा 22 से 2 बार में, ये 10/2 हुआ 5, तो 220 × 5 कितना हो जाएगा बताएंगे? क्या 1100 हो जाएगा क्या? कोई समस्या?
कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों आज आरआरबी जेईई का एग्जाम है, टेंशन मतलब उसके भी मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए इसका आंसर बताएंगे। देखो क्या प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। लेंस की शक्ति क्या होता है? देखिए दोस्तों, कोई भी लेंस हो, जैसे कॉन्वेक्स लेंस हो, उत्तल लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, उसकी पावर कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है 1 फोकल लेंथ या 1 फोकस दूरी। इसकी जो फोकस दूरी है ना, अगर आपको पता है तो इजीली पावर निकाल सकते हो। दोस्तों फोकस दूरी का मान अगर आप लोग मीटर में लोगे तो पावर का मान किस में आएगा? डायोप्टर में आएगा। तो अगर आप लोगों को लेंस की पावर निकालनी है डायोप्टर में, तो फोकस दूरी का मान मीटर में रखना है। यानी कुल मिला के पावर यानी शक्ति क्या होता है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। आप मुझे बताओ क्यों नहीं आ सकते 25 में से 25 क्वेश्चन? आज आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। बताओ कौन सा कथन सही है? दोस्तों आपको पता है किया गया कार्य का मान, वर्क का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो क्या केवल पॉजिटिव ही हो सकता है? क्या गलत बात है? केवल नेगेटिव ही हो सकता है क्या? नहीं। और दोस्तों आपने कितना कार्य किया, यह किस किस पे निर्भर करता है? आपने कितना बल लगाया, उसकी वजह से उसमें कितना विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कितना बल लगाया उस पर निर्भर करता है। अगर आपको ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब आपने कार्य ज्यादा किया है। बोला जा रहा है बल पे या विस्थापन पे निर्भर नहीं करता। दोस्तों गलत बात है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो समस्या आ रही है क्या? आप मुझे बताओ क्यों नहीं आएंगे 25 में से 25, है ना? चलिए बताओ। यह क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको लगेगा गुरुजी चारों ही ऑप्शन सही है, अभी कराते हैं, टेंशन मत लो। दोस्तों किसी भी सॉल्यूशन यानी किसी भी विलयन की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं? दोस्तों सांद्रता क्या होता है? जैसे मान लो आपने पानी में क्या मिलाया? नमक मिलाया, तो आपके पास में एक सॉल्यूशन बन गया, एक विलयन बन गया। किसमें मिलाया? पानी में मिलाया, तो इससे आप लोग बोलेंगे सॉल्वेंट यानी विलायक। जिसमें मिलाते हैं उसको विलायक बोलते हैं, जिसको मिलाते हैं उसे बोलते हैं सॉल्यूट यानी विलेय। बोलो। और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट यानी विलायक प्लस विलेय जब मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं विलयन यानी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो समझ में आ गया सर। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता क्या होती है? देखो दोस्तों सांद्रता क्या होता है, बहुत अगर सरल भाषा में मैं बताऊं कि विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय यानी सॉल्यूट की मात्रा कितनी है बटे विलयन यानी सॉल्यूशन की मात्रा कितनी है, यानी किसी सॉल्यूशन में किसी विलयन में सॉल्यूट कितना है। अब अलग अलग प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। एक तो मास अपॉन मास यानी विलयन की मात्रा भी आप लोग वो भी द्रव्यमान ले लो, विलेय भी द्रव्यमान ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल 100 ग्राम पानी में मान लो 4 ग्राम चीनी है या 4 ग्राम नमक है, तो एक तो ऐसे निकाल सकते हो। टोटल 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। एक तो कैसे, एक तो विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान। आ गई बात समझ में? यानी द्रव्यमान बट्टे द्रव्यमान, मास बाय मास से निकाल सकते हैं। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए एक कैसे निकाल सकते हो आप लोग, विलेय का कितना आयतन था बट्टे विलयन का आयतन कितना था, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। बोलो दोस्तों एक तरीका क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन, यानी विलेय का द्रव्यमान लेना है और विलयन का आयतन लेना है। एक मास वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। दोस्तों बताओ क्या ऐसा कुछ है क्या? 3 ही प्रकार से निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बोलो अरे बात समझ में आ रही है क्या? अपने निर्माण बैच के नोट्स उठा के देखो, मैंने इस पे तीनों पे एक एक एग्जाम्पल भी करवाया है, जाके खोल के देखो। उन एग्जाम्पल से भी मैं बताऊंगा, आगे वाली शिफ्ट में इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका एक एक एग्जाम्पल भी मैंने करवा रखा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों अस्थमा एक डिजीज है, लंग्स की डिजीज है, फेफड़ों का रोग है। इसमें क्या प्रभावित होता है? देखिए दोस्तों आपको पता है एयर जो हमारे लंग्स तक जाती है वो एक नली के माध्यम से जाती है जिसे बोलते हैं ट्रैकिया, हिंदी में वायु नली या श्वास नली। ये 2 शाखा में विभाजित होती है। एक शाखा आपके लेफ्ट वाले यानी बाएं वाले लंग में लेके जाती है एयर को। दोस्तों एक शाखा आपके राइट वाले यानी दाएं वाले लंग में लेके जाती है। तो जो ट्रैकिया है, वायु नली, ये 2 ब्रांच में टूट जाती है। इन ब्रांच को, इन शाखाओं को क्या बोलते हैं बताओ? इन्हें आप लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी ने लिखी हुई है इसकी हिंदी, क्या बोलते हैं?
सब भूल गए, गलत बात है, श्वसनी। वेरी गुड। अब दोस्तों ये जो ब्रोंकाई होती है ना, ये आगे और शाखाओं में टूटती है, और ब्रांचेस और शाखा में, तो इसे आप लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल। हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसनिका। तो जिस व्यक्ति को अस्थमा डिजीज हो जाती है उसमें ये वाला ब्रोंकी यानी श्वसनी और ये श्वसनिका दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों एयर यहां से पास होते हुए आपकी एल्वियोली तक पहुंच ही नहीं पाएगी। प्रभावित क्या होते हैं? ये होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो यस और नो। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। कौन सी धातु है, 4 मेटल दी गई है, सक्रिय श्रेणी के मध्य में निकर्षित करी जाती है या निष्कर्षित करी जाती है या निष्कासित करी जाती है? ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर मुझे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं लैंग्वेज क्या बना दी। देखो आपको पता है जो मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी यानी अभिक्रियाशीलता या मैं बोलूं उनकी सक्रियता एक्टिविटी अलग अलग होती है। कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, कोई कम रिएक्टिव होती है। तो हम लोग जैसे कैल्शियम है, ये बहुत रिएक्टिव मेटल है, आपको कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा, या ये दोस्तों या तो कार्बोनेट अवस्था में मिलेगा क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इतना रिएक्टिव है, या सल्फेट अवस्था में मिलेगा। फिर इससे हमको कैल्शियम निकालनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों जो धातु बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके लिए हम लोग अलग तरीका अपनाते हैं, क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। दोस्तों जो मीडियम रिएक्टिव होती है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, दोस्तों इनके लिए हम लोग क्या करते हैं? जनरली हम जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जिंक है तो इसको हम लोग ऑक्साइड में बदल लेते हैं। फिर क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन को हटाएंगे, इसका रिडक्शन करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे, तो फिर हम लोग इसका रिडक्शन करवा देते हैं, फिर इससे मेटल मिल जाती है। तो ये 4 आप लोगों की मेटल ऐसी है, देखो आपके नोट्स में उठा के देख लो, जो कि मीडियम रिएक्टिव है, ना कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ना ही बहुत कम रिएक्टिव है। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया था कि यार कौन सी मेटल्स ऐसी है जो कि मीडियम रिएक्टिव है, ना ही बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। तो 4 आप लोग एग्जांपल ध्यान रखिएगा, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। क्या मैं ऑप्शन नंबर डी पे लगा दूं? दोस्तों ईमानदारी के बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 8 में से 8 क्वेश्चन बना लिए? अभी आसान लग रहा है, एग्जाम में नहीं बन पाता। क्यों? एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। मैं बताऊं क्यों? इसका रीजन बता दूं क्या? दोस्तों आप लोग मुझे एक चीज बताइए, जैसे आप लोग किसी स्टेज पर गए, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं आपको 3 मिनट किसी पे बोलना है, क्या बोल सकते हैं आप सब अपना फेवरेट? कि हाँ सर वो तो मुझे रात को नींदों में बुलवा लो, मैं बोल दूंगा। जरूर नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ भी, कि आप पॉलिटिक्स पे बोल सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे मैं ना, पढ़ाई भी छोड़ो, मैं तो क्रिकेट पे बहुत बोल सकता हूं। जैसे आप बोलोगे ना रातों को भी, हाँ मैं बता दूंगा कि भाई साहब इंडिया का जैसा अभी 2026 का वर्ल्ड कप चल रहा है, पहला मैच किससे हुआ, दूसरा किससे हुआ, पाकिस्तान से मैच कहां पर हुआ था, इंडिया कितने रनों से जीता, 61 रन से जीता है ना, सब मैं बता दूंगा। बोलो आप भी कुछ, आपका भी कोई ना कोई टॉपिक होगा जिस पे आप लोग बोल सकते हो, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मान लीजिए आप स्टेज पे बोलने जा रहे हो, जो माइक है उसके वायर में आपका पैर अटक गया और आप गिर गए, दुनिया हंसेगी, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए मुझे क्रिकेट पे बोलना हो तो मैं तब भी बोल दूंगा कि हाँ यार अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, कल इंडिया और नीदरलैंड का मैच हुआ था, तब भी मैं बोल पाऊंगा ना। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस जो आता है वो किससे आता है? कॉम्पिटेंसी से आता है। मुझे क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा पता है, इसलिए मैं 2 मिनट उस पर बोल पाऊंगा। कई बच्चे सोचते हैं कि यार 1 महीने साइंस पढ़ ली है, थोड़ा सा भी, भैया थोड़ा सा भी घूम के आना, आप नहीं कर पाओगे। तो जो बार बार रिवीजन करता है, जिसने सिलेबस पूरा कर रखा था, उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है वो कर देगा एग्जाम में। ये चीज है, तो अपना सिलेबस पूरे पे ध्यान लगाओ और रिवीजन करो बार बार। आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, रेलवे ने इतना घुमा के पूछा, लो कर लो सॉल्व, ऐसे थोड़ी पूछ लेगा रेलवे। दोस्तों पता नहीं क्या पूछा गया है, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। देखिए दोस्तों पानी, अच्छा खासा पानी है, इसमें काफी ज्यादा पोषक तत्व भी है, तो क्या पानी में पौधे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे? क्या अच्छे से उग जाएंगे? क्या पानी में जो पौधे उगते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गी यानी शैवाल। शैवाल एक प्रकार के पौधे ही होते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है
कि शैवाल किस प्रक्रिया से वृद्धि करते हैं, या मैं बोलूं किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अब बच्चे घूम गए, पता नहीं सर क्या है। आप लोग मुझे बताओ, क्या प्रजनन की अलग अलग विधि है, उसमें से एक विधि है फ्रेगमेंटेशन, जिसे हिंदी में खंडन बोलते हैं। इसका मैंने एक ही एग्जाम्पल बताया था आपको, बताओ क्या, कि स्पाइरोगायरा, ये एक एल्गी है, एक शैवाल है। अगर एग्जाम में पूछे किस विधि से प्रजनन करता है, तो आप लोग फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन बोल दोगे। तो एग्जाम में पूछा गया एल्गी यानी शैवाल किस विधि से प्रजनन करते हैं, फालतू में घुमा के पूछा है, तो आप लोग क्या बोल दोगे, फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। बोलो यस और नो, बोलो। कंफ्यूज होना ही नहीं है, एग्जामिनर करने दो जितना कंफ्यूज करना है। बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताए। दोस्तों, जब जिंक की छड़ को या जिंक की रॉड को या जिंक के टुकड़े को बोल दो जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है, तो क्या होता है। देखिए, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। पहले तो मुझे बताओ इसका रंग क्या होता है। कोई मुझे बताएगा सर ये ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है, ठीक है। अब आपने क्या कर रहे हो, इस जिंक से इसकी अभिक्रिया करवा रहे हो। दोस्तों, क्या जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है क्या। हाँ गुरुजी, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कॉपर पहले SO4 के साथ में बैठा था। कॉपर क्या एक मेटल है, धातु है, यानी धातु को SO4 से प्यार है। जिंक बोलेगा मैं भी तो धातु हूं, मैं बैठूंगा SO4 के साथ में और तेरे से ज्यादा शक्तिशाली हूं, तो कॉपर को तो ये हटा देगा। अब क्या हो जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या। दोस्तों, पहले नीला रंग किसकी वजह से था, कॉपर सल्फेट की वजह से था। कॉपर सल्फेट है ही नहीं, तो क्या नीला रंग रह पाएगा क्या, नहीं, नीला रंग रहेगा ही नहीं, नीला रंग फीका पड़ जाएगा। क्योंकि अब धीरे धीरे कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बोलो, कोई दिक्कत है क्या, बोलो। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। कितनी बार बताया है, जब मैं आपको बोल रहा था ना कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार, इसके दो क्वेश्चन आ रहे हैं। सब मजाक उड़ा रहे थे, अरे नहीं सर को अपना कोर्स बेचना इसलिए बोल रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ लो। अभी बता दूंगा शिफ्ट में कितने क्वेश्चन है उस चैप्टर के। अंडे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के पोल्ट्री पक्षियों का पालन किया जाता है। दोस्तों, हम लोग पक्षियों का पालन करते हैं क्योंकि पक्षियों से हम लोगों को दो चीजें चाहिए होती है, एग यानी अंडा। जैसे मुर्गी भी क्या है, एक प्रकार का पक्षी है। तो पक्षियों से दो चीजें चाहिए, अंडा और मीट यानी मांस। दो चीजें हम लोगों को मिलती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे पक्षी जिनका पालन करा जाता है अंडे प्राप्त करने के लिए, या जो अंडे के लिए फेमस है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं लेयर। बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, देखो तो जिनका इस्तेमाल करते हैं एग के लिए, अंडे के लिए, उन्हें बोलेंगे लेयर। और अगर एग्जाम में पूछा जाए जिनका हम लोग पालन करते हैं मीट के लिए, उनसे हमको बेसिकली मांस चाहिए, उसे आप लोग क्या बोलोगे, ब्रॉयलर। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में पूछा गया है, इस बार के एलपी में भी पूछा गया है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन घुमा के पूछा है, घुमा लेने दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रेस्पेक्ट है। ग्रुप डी वाले जिसने भी क्वेश्चन बनाया उसके लिए रेस्पेक्ट है, घुमा के पूछा है। लेकिन आप आराम से करो, टेंशन मत लो, है ना, आराम से करो। गुरुजी बहुत घुमा के पूछा है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं करवाऊं। देखो दोस्तों, आप मुझे देखो, अभी आप खुद ही आंसर बताओगे। दोस्तों, ये हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। दोस्तों, हमारी जो कोशिका होती है ना, उस कोशिका में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके अंदर ऐसे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आप लोग मुझे बताओ इसकी संख्या क्या होती है, पेयर में पाए जाते हैं, पेयर में। तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बोलोगे सर 23 पेयर पाए जाते हैं। अगर संख्या पूछोगे तो 46 क्रोमोसोम पाए जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, जब भी बॉडी की ग्रोथ होती है, पुरानी कोशिका से नई कोशिकाएं बनती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस। सर इसमें क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम की संख्या 46 है, तो जो नई कोशिकाएं बनी उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46 ही है। यानी इसमें 23 पेयर थे तो इसमें भी 23 पेयर है, इसमें भी 23 पेयर है। बात क्लियर है, ठीक है। दोस्तों, एक क्या होता है, जैसे मान लो
कोशिका विभाजन एक प्रकार ऐसा होता है जिसमें जो नई कोशिकाएं बनती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, जैसे मान लो 23 ही रह गई, यहां पर कितनी थी 46। तो इस प्रकार के विभाजन को आप लोग बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन, इंग्लिश में आप लोग बोलोगे मियोसिस। अब देखो मेरी बात दोस्तों, यहां पर जो क्रोमोसोम थे वो पेयर में थे, टोटल 23 पेयर थे। क्या यहां पर 23 पेयर है क्या? नहीं, यहां पर केवल 23 है, यहां पर पेयर में नहीं है, जोड़े में नहीं है। अगर जोड़े में होता तो मैं इसको 11.5 जोड़े बोलता, तो पेयर में नहीं है। जो पेयर वाले क्रोमोसोम होते हैं उसको बोलते हैं द्विगुणित गुणसूत्र या डिप्लॉइड क्रोमोसोम, और जो बिना पेयर वाले होते हैं उसको बोलते हैं हैप्लॉइड यानी अर्धगुणित। तो दोस्तों ये प्रक्रिया कौन सी है बताओ? अर्धसूत्री, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों कर लोगे। अभी अच्छा लग रहा है आप लोगों को? हाँ सर मजा आ रहा है, लेकिन एग्जाम में तोते हिल जाएंगे, एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है। जब ये कॉन्सेप्ट को समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जिसने 5-5, 7-7 बार पढ़ रखा है वो कर पाता है। आप सोच रहे हो गुरुजी मैं तो 500 क्वेश्चन कर जाऊं, मेरा तो साइंस हो जाएगा। 25 क्वेश्चन तो बढ़ा दूंगा, 25 में से 20 21 से कर पाओगे, क्योंकि कई क्वेश्चन लगेगा हाँ ऐसा कुछ पढ़ा तो था, सॉल्व नहीं होगा। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। ये भी घुमा के पूछा है, इजी क्वेश्चन ये है। आपको लग रहा है कि इजी क्वेश्चन है, इजी नहीं है। एक ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति दी गई है 50 हर्ट्ज। दोस्तों एक साउंड वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज। दोस्तों फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं मुझे कौन बताएगा? कि एक सेकंड में कितनी साइकिल यानी कितने चक्र पूरे हो रहे हैं। जैसे मान लो ये एक चक्र, ये दूसरा चक्र, ये तीसरा चक्र, ये चौथा चक्र। बहुत बढ़िया। दोस्तों मुझे कोई बताएगा क्या टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल किसे बोलते हैं? गुरुजी एक साइकिल यानी एक चक्र को पूरा करने में कितना समय लगा उसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। या कहीं ना कहीं आप इसको ये भी बोल सकते हो एक तरंग को, एक वेव को पूरा करने में जो समय लगा। तो आप लोगों से बेसिकली टाइम पीरियड पूछा गया है, आवर्तकाल पूछा गया है, घुमा के पूछा है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी का मान आप लोग हर्ट्ज में लोगे तो टाइम पीरियड का मान किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो बताओ 1/50 तो कितना हो जाएगा? 0.02 सेकंड। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। देखो ध्यान से आप लोग समझो, इनमें से कौन सी प्रक्रिया है? 4 प्रक्रिया दिए गए हैं, तो बोले कौन सी प्रक्रिया विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, वेरिएशन लाने के लिए। डाइवर्सिटी मत करो, इसमें वेरिएशन करो, वेरिएशन। ठीक है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, आपके पास में पनीर का टुकड़ा है। पनीर कौन से कलर का होता है? सफेद रंग का होता है। अगर मैं इसका एक टुकड़ा तोड़ लूं, ठीक है, ये ऐसे कर लो, आपके पास में सफेद पनीर जो होता है सफेद रंग का होता है, पनीर का टुकड़ा है, मैंने इसमें से छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, तो बताओ इसका रंग क्या होगा? क्या होगा? सफेद होगा। क्या कुछ वेरिएशन आ रहा है? क्या कुछ विविधता आ रही है क्या? नहीं। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है मेरे पास में कि मेरे पास में पनीर का टुकड़ा है और मेरे पास में मैंगो यानी आम का एक टुकड़ा है। मैंने इसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, इसका मैंने एक टुकड़ा तोड़ा पनीर का, दोनों को मिक्स कर दिया, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। तो क्या ये जो है वो बिल्कुल इसके जैसे है क्या? इसका जो कलर है वो बिल्कुल इसके जैसे है क्या? नहीं, थोड़ा सा वेरिएशन आ गया। या इसका जो कलर है वो बिल्कुल इसके जैसा है क्या? नहीं, वेरिएशन आ गया। तो देखिए दोस्तों, प्रजनन भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। इसमें क्या होता है, जो नए जीव का निर्माण होता है वो 2 पेरेंट्स होता है, 2 जनक से होता है। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, उससे नया बच्चा बनेगा। तो इसमें काफी वेरिएशन आएंगे, एग्जैक्ट इसके जैसा नहीं होगा, ना ही एग्जैक्ट इसका जैसा होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन में सबसे ज्यादा वेरिएशन आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नोट्स उठा के देख लो अपने निर्माण बैच का। ठीक है, इट इन्वॉल्व मोर वेरिएशन इसमें भी आता है, लेकिन बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, इसमें अधिक आते हैं। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आरआरबी जेईई के फर्स्ट शिफ्ट का भी करा दूंगा, अभी एग्जाम होने वाला है 10:30 बजे।
बताओ। दोस्तों इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा क्रियात्मक समूह है जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है? देखो एल्कोहल OH, इसमें ऑक्सीजन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसमें ऑक्सीजन होता है। कीटोन में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहां पर ऑक्सीजन होता है, इससे कुछ जुड़ा होता है, इससे कुछ जुड़ा होता है, यहां पर भी ऑक्सीजन है। हेलो एल्केन किसको बोलते हैं? अगर किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटा के अगर कोई क्लोरीन जुड़ जाए या ब्रोमीन जुड़ जाए या आयोडीन जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है। बोलो दिक्कत है क्या? चलिए ऐसे ही थोड़ी यार। कौन सा स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलता है? जैसे मान लो मीथेन ये कंपाउंड है, ये एक यौगिक है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। अमोनिया की बात करें, यौगिक है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो इनका जो द्रव्यमान अनुपात होगा ना वो कांस्टेंट होगा। जैसे यहां पर होता है 14:3। तो अमोनिया कहीं पर भी हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, साउथ अफ्रीका में हो, वेस्ट इंडीज में हो, न्यूजीलैंड में हो, कहीं पर भी अमोनिया होगा ना तो उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान अनुपात होगा वो 14:3 होगा। यानी अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन है तो 3 ग्राम उसमें हाइड्रोजन होगी। तो ये इसी अनुपात में मिलकर अमोनिया का निर्माण करेंगे। तो किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के नियत अनुपात में होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। दोस्तों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति किसको बोलते हैं? देखो दोस्तों अगर मान लीजिए आप है ना सर्कुलर मोशन कर रहे हो, वृत्तीय पथ पे गति कर रहे हो, आपकी चाल मान लो दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड है, यहां पर भी आपकी चाल 20 मीटर पर सेकंड है, यहां पर भी आपकी चाल 20 मीटर पर सेकंड है। तो अगर आप लोग वृत्तीय पथ पे गति कर रहे हो और आपका चाल का मान, स्पीड का मान चेंज नहीं हो रहा, इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक समान वृत्तीय गति। तो जैसे दोस्तों फैन की कोई ब्लेड है, ये बोला जा रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है। जैसे मान लो अगर 70 मीटर पर सेकंड है तो 70 मीटर पर सेकंड से घूम रही है। तो ये कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। बोलो ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर एक दिन में 5 शिफ्ट करा दो। हाँ अभी करवा देते हैं ना, साल 2 साल तो तुमसे तैयारी होती नहीं है, ये करवा दो वो करवा दो, तुम ही हो है ना, बाकी बच्चे तो बेवकूफ है। ये सीरीज बंद कर दूंगा ऐसी बातें करोगे तो। मतलब यार इतना पढ़ा दिया आप लोगों को, नहीं सर ये करा दो वो करा दो। भाई मैं भी एक इंसान हूँ, दिन में 5-7 ही क्लास ले सकता हूँ, गला फट के आ गया मेरे हाथ में, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो यार। अभी आज RRB JEE का एग्जाम और उसके भी करवाना है, फिर टेक्नीशियन के एग्जाम शुरू हो जाएंगे अभी आपके, है ना, उसका भी एक्सपेक्टेड करवाना है। तो टेंशन मतलब सब मैं करवा दूंगा, इधर पढ़ो आप। दोस्तों ये एक तो होमवर्क दूंगा, मैं हर क्लास में होमवर्क देता हूं, इसको होमवर्क दूंगा, देखते हैं यार कौन कर पाएगा। एक तो होमवर्क दूंगा यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, एक तो होमवर्क दूंगा, ये होमवर्क है आपका। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों नेफ्थलीन बॉल को आपने खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया। आपने क्या किया, एक मेटल की प्लेट ली, यार ये काम ही नहीं कर रहा यार, ठीक है। आपने क्या लिया, देखिए दोस्तों एक प्लेट ली, उसमें नेफ्थलीन की बॉल रख दी और ये जला रहे हो, क्या होगा? देखिए दोस्तों मुझे बताओ, नेफ्थलीन क्या एक हाइड्रोकार्बन है क्या? हाँ सर, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दोस्तों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब जलाओगे, कौन सी जो फ्लेम होगी, जो ज्वाला होगी, वो कौन से कलर की होती है? वेरी गुड, ब्लू कलर की होती है सर, नीली रंग की होती है। लेकिन जब अनसैचुरेटेड को जलाओगे तो येलो कलर की फ्लेम आपको मिलेगी, ज्वाला का कलर पीला मिलेगा, साथ में काला धुआं भी। देखो देखो येलो कलर की फ्लेम, साथ में काला धुआं भी। आ गई बात समझ में? तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, बताओ। नीली लो नहीं, पीली लो के साथ जलती है, लेकिन धातु की प्लेट पर कोई जमाव नहीं होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा, जो ब्लैक स्मोक निकल रहा है, काला धुआं, कहीं तो जमा होगा ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बताओ दोस्तों डीएनए की कॉपी, डीएनए प्रतिलिपि बनना क्यों महत्वपूर्ण है जब भी प्रजनन होगा?
दोस्तों प्रजनन का मतलब क्या है? नया जीव बन रहा है, वो जीव कोशिका से बना हुआ, कुल मिला के पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बन रही है, ऐसे समझ लो आप। तो दोस्तों कोशिका के अंदर होता है डीएनए। अब एक कोशिका से अगर नई कोशिकाएं बन रही है तो डीएनए इसमें भी आना चाहिए, डीएनए इसमें भी आना चाहिए। कोशिका के अंदर डीएनए होता है तो पहले डीएनए की कॉपी होगी, तभी तो डीएनए इसमें भी जाएगा, डीएनए इसमें भी जाएगा। अगर डीएनए की कॉपी नहीं हुई तो हो सकता है किसी कोशिका में डीएनए आए नहीं। तो फिर लक्षण कैसे आएंगे? आपके पिताजी से आप में लक्षण कैसे आएंगे? माताजी से आप में कैसे आएंगे? दादाजी से आप में कैसे आएंगे? है ना, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे आएंगे? लक्षण पहुंचेंगे ही नहीं। तो लक्षण को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंचाने के लिए डीएनए की कॉपी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बताओ, अरे बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों कल्चरल फिशरी, मछली संवर्धन क्या होता है? देखिए दोस्तों, मछली जरूरी है। अब मछली देखो, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार का है। अब देखो मछली प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं। आप क्या करो, समुद्र में जाओ, जाल फेंको और आपको मछली मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों? एक तरीका क्या है कि आपके पास में क्या है, मान लो एक बड़ा सा पानी की जगह है, आपने उसमें मछलियों के बीज डाल दिए। अब आप लोग मछलियों के बीज किसको बोलते हैं? पेड़ों के बीज सुने थे। मछलियों के बीज को मतलब है चिन्नू चिन्नू, छोटी 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 मछलियां डाल दी, मछलियों के चिन्नी चिन्नी बच्चे डाल दिए, बहुत चिन्नी 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 मछली डाल दी, मछलियों के बच्चे डाल दिए। फिर दोस्तों जब वो बड़े होंगे बड़े होंगे बड़े होंगे तो क्या आपको मछलियां मिलेगी क्या? बहुत सारी। तो दोस्तों इसे ही कल्चरल फिशरी यानी मछली संवर्धन बोलते हैं। मछली संवर्धन का मतलब मछलियों की खेती। अब यहां पर खेती का मतलब ये मत समझना यार वो मिट्टी पौधे, वो खेती का मतलब क्या है कि छोटे 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 मछलियों के बच्चे डाल देते हैं, फिर धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों ये जो आप लोगों का कल्चरल फिशरी मछली संवर्धन, ये जो करते हैं इस प्रक्रिया को हम लोग मैरीकल्चर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखो, एग्जाम में पूछ सकता है टेक्नीशियन में इस बार, मैरीकल्चर। चलो आ जाओ। क्लोरीन का भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान क्यों होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दोस्तों नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बताओ, परमाणु द्रव्यमान बताओ, कैसे निकालोगे? ऊपर जो संख्या है उसके आगे एएमयू लगा दो, तो आप लोग बोलोगे नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 14 एमयू, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 एमयू। बहुत बढ़िया। क्लोरीन का कितना है? तो क्लोरीन का जब भी आप लोग पूछोगे सारे बच्चे बताएंगे 35.5 एएमयू। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है? फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है ये? देखो क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं। क्लोरीन इस अवस्था में भी पाया जाता है, इस अवस्था में पाया जाएगा। तो इस आधार पे देखोगे तो इसका परमाणु द्रव्यमान 35 एएमयू आएगा, इस आधार पे देखोगे तो 37 एएमयू आएगा। तो फिर अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये वाला जो पाया जाता है वो 75% ये वाला पाया जाता है, 25% ये वाला पाया जाता है। तो जब आप लोग करोगे 35 इंटू 75% यानी 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25, तब आप लोगों का ये आ जाएगा। तो इसका ऐसा क्यों आता है? क्योंकि क्लोरीन के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। बोलो आया मजा या नहीं आया? कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है? बताओ। तो देखिए दोस्तों, प्लांट में टिश्यू अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट में जो टिश्यू होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हिंदी में बोलते हैं विभज्योतक उत्तक, और एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थायी उत्तक। तो स्थायी उत्तक भी आपके दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सरल स्थायी उत्तक, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है पैरेनकाइमा, और मैंने आपको बताया था कि पैरेनकाइमा उत्तक जिन कोशिका से मिलकर बना हुआ है, क्या उसमें क्लोरोफिल होता है क्या? नहीं, क्लोरोफिल बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। लेकिन कुछ कुछ पैरेनकाइमा उत्तक ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका में क्लोरोफिल होता है, और ऐसे पैरेनकाइमा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा एक प्रकार का पैरेनकाइमा ही है। किस पैरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा बोलते हैं? जिस पैरेनकाइमा की कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, फिर ये प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोलो यस और नो। एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, मैंने आपको नोट्स में भी लिखवा रखा है, आप लोग खोल के देख लेना टिश्यू वाले चैप्टर में, कि इन सम सिचुएशन, कुछ स्थिति में इट कंटेन्स क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ऐसे पैरेनकाइमा को क्लोरीनकाइमा बोलते हैं। बोलो यस और नो। मजा आया नहीं आया? एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि वह 3 सेकंड तक गिरता है तो उसका अंतिम वेग बताओ। दोस्तों एक पिंड है, उसको जस्ट ऐसे छोड़ दिया आपने,
प्रारंभ में कुछ वेग दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, तो आप ये मानेंगे आपने प्रारंभ में इसका वेग 0 था, मतलब कुछ ऐसे नहीं छोड़ा कोई 10 मीटर पर सेकंड से या 15 मीटर पर सेकंड से, जस्ट छोड़ दिया तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो 3 सेकंड के बाद में मान लेते हैं इस जगह फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली बढ़ेगा, 0 से बढ़ता बढ़ता कितना पहुंच जाएगा, तो लगाओ समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। v का मान निकालना है, u का मान है 0। एक्सेलरेशन मैंने कई बार बताया ऊपर जाए नीचे जाए हमेशा माइनस जी ले लो आप, तो माइनस जी का मान है 10, क्लियर। और t का मान कितना है 3, तो v का मान आ गया -30 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब क्या है, ये नीचे की ओर आ रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड आप लोगों से पूछा गया ऑप्शन नंबर ए। बोलो यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मिशेल की क्या भूमिका होती है। देखिए दोस्तों, जो साबुन आप लोग लगाते हो, तो साबुन के अगर एक अणु की संरचना आप लोग देखोगे ना, तो उसमें एक पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी जिसको पानी से प्यार है, जिसको पानी से प्यार है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जल रागी। और दोस्तों ये पीछे वाला पार्ट जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, इसको पानी से दिक्कत है, पानी से दूर भागता है, तो ये हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, जल विरागी बोलते हैं। तो मान लीजिए आपके कपड़ों पे तेल की एक बूंद गिर गई, तेल की एक बूंद गिर गई, तेल किससे, तेल में क्या होता है, फैट होता है, वसा होता है। तो दोस्तों इस वाले पार्ट को पानी से दिक्कत है लेकिन तेल से प्यार है, तो जैसे साबुन लगाएंगे बहुत सारे, साबुन के जितने भी अणु की पूंछ होगी, ये पूंछ होगी वो सारी तेल की ओर आ जाएगी, और बाहर की ओर कौन सा आ जाएगा, ये वाला पार्ट जल रागी, जिसको जल से प्यार है लेकिन तेल से दिक्कत है, तेल से दूर भागता है। तो एक ऐसा एक जाले जैसा कुछ बन गया ना, इसको बोलते हैं मिशेल। तो जैसे ही आप लोग लगाओगे ब्रश, तो ये जो पूरा ये जो क्लस्टर है, ये जो पूरा जाल है, ये तेल की बूंद को लेके बाहर आ जाएगा। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मजा आया नहीं आया, कितने क्वेश्चन सही हुए बताओ। और अभी आरआरबी जे का एग्जाम हो गया, उसके भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आगे भी आज आरआरबी जे के क्या क्वेश्चन आए, पूरे 30 क्वेश्चन है। तो साइंस का फाउंडेशन बैच जुड़िए दोस्तों, मैंने आपको विशेष ऑफर दे दिया 25 फरवरी तक, पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, डेमो भी अवेलेबल है, समझ में आए तो ज्वाइन करना, वरना वैसे ऐसे हो ही नहीं सकता, समझ में नहीं आया टेंशन मत लो, बस आप ऑफर करते रहते हो। तो ऑफर शुरू हो चुका है, इंडिया 200 25 फरवरी तक ये ऑफर रहेगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, पेड कोर्स में निर्माण बैच में जाओगे, यहाँ पर प्राइस 799 दिखेगी, लेकिन कोड दिखेगा इंडिया 200। जैसे उस कोड को इंप्लीमेंट करोगे आपका 200 रुपये कम हो जाएगा, है ना। और आप लोगों के फ्री में डेमो भी है, सिलेबस भी बता रखा है कैसे क्या पढ़ेंगे, सारी चीजें यहां पर, ठीक है। चलिए, और मैंने वीओडी बैच भी डाल रखा है, पिछले साल का बैच, अगर किसी को जल्दी पूरा करना है तो वीओडी बैच के माध्यम से कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।